नमस्कार। आप देख रहे हैं ENS मीडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप सिंह। बचपन में जब हमसे पूछा जाता था कि बेटा आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, तो हम बड़े बेबाक अंदाज में बोल पड़ते थे डॉक्टर या इंजीनियर। लेकिन इन प्रतिष्ठित डिग्रियों को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत की भट्टी में तपना पड़ता है। एक और जहां रूस और यूक्रेन आमने सामने हैं, वहीं दूसरी ओर भारत के हजारों परिवार की सांसें उस वक्त थम गई थी जब युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। उसी में से हमारे बांका जिला के एक परिवार की सांसें भी कुछ समय के लिए थम सा गया था जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि यूक्रेन और रूस में युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बांका ज़िले के नेहरू कॉलोनी स्थित मदन कुमार शर्मा और मिंटू देवी के नन्ही सुपुत्री काजू कुमारी जी की, जो कि MBBS की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यूक्रेन चली गई थी। लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए उन्हें अपनी पढ़ाई को अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ा। आइए जानते हैं काजू जी से कि उनका भारत से यूक्रेन यात्रा और पुनः यूक्रेन से भारत का यात्रा किस प्रकार रहा। हमारी ENS मीडिया की पूरी परिवार की तरफ से आपको वतन वापसी की ढेर सारी शुभकामनाएं। काजू जी बताइए, सबसे पहले आप यूक्रेन कब गई थी? मैं 2019 में यूक्रेन गई थी MBBS की पढ़ाई के लिए। लगभग अक्टूबर में। वो कौन सा शहर था जहाँ की आप पढ़ाई कर रही थी? इवानो फ्रैंकिव्स्क। शुरुआती दौर में जब युद्ध की संभावना बन रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब युद्ध हो जाएगा, उस वक्त आपके मन में कैसा ख्याल आया था? जी, हम लोग बहुत डर गए थे युद्ध के बारे में सुन के पहले तो। और जहाँ तक मेरी बात पापा से हुई थी, मैंने पापा से पूछा फिर कि मतलब क्या लग रहा है, युद्ध होगा कि नहीं, यही सब। तो पापा ने भी बोला कि चांसेस हैं युद्ध होने की। तो उसके बाद फिर हम लोग कोशिश करने लग गए। हमने एम्बेसी को कांटेक्ट किया कि क्या है इन फ्यूचर, मतलब इन केस अगर वॉर हो जाती है तो हमारे लिए यहाँ पे क्या सुविधा है, ये सब। तो एम्बेसी ने हमें कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, जो भी होगा वो लोग देख लेंगे। एम्बेसी वहाँ पे रहेगी एंड तक, जब तक कि इंडिया का एक एक बच्चा वापस नहीं आ जाता है, खास करके स्टूडेंट्स। तो उन्होंने हमें ये दिया था जस्ट कि आप लोग चिंता मत करिए, एम्बेसी है आपके साथ। तो हम लोग उनके भरोसे थे ऑलमोस्ट, और एडवाइजरी आ रही थी जैसे कि। तो उन्होंने कहा था कि जिसका वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है कुछ भी रहना, तो वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं वापस। पर उनकी एडवाइजरी से हम लोग वापस नहीं आ सकते थे, क्योंकि हमारा वहाँ रहना इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि वहाँ पे अटेंडेंस का है, 100% अटेंडेंस हमें देना होता है यूनिवर्सिटी में। तो उस हिसाब से हम लोग कॉलेज छोड़ के वापस नहीं आ सकते थे जब तक कि वो ऑनलाइन ना कर दे। तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि आप लोग कुछ भी करके हमारा ऑनलाइन करा दें एटलीस्ट, ताकि हम लोग खुद से घर जा सकें। आपका वो कौन सा अनुभव है जो युद्ध के दौरान, जो युद्ध चल रहा था उस वक्त, कोई वैसा एक भयावह दृश्य जिन्हें देख करके कि आप थोड़ा भयभीत हो गए थे? हमें जब सुबह सुबह पता चला 24 फ़रवरी को कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है, और फिर हमें पता चला, हमें लगा जस्ट कीव और खार्किव में चल रहा है। पर थोड़ी देर बाद अपडेट्स आते गई न्यूज़ की। उसके बाद हमें पता चला कि हम लोग जहाँ रह रहे थे, इवानो फ्रैंकिव्स्क के भी एयरपोर्ट्स वगैरह पे, मिलिट्री एरिया में एक्सप्लोजन्स हुए थे। तो वो देख सुन के बहुत हम लोग घबरा गए थे। जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद आप वहाँ से जब यूक्रेन से भारत की ओर आए तो किस प्रकार से आए, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ थी और किस प्रकार से आपको सरकार ने मदद की, जिला प्रशासन ने मदद की, तो उसका कुछ अनुभव साझा कीजिए। हम लोग पहले तो 26 को हम लोग निकलने वाले थे। हमें बोला गया था यूनिवर्सिटी के साइड से हमारे लिए बसेस अरेंज की जाएंगी बॉर्डर तक जाने के लिए, पर वो पता नहीं किसी रीज़न से कैंसिल हो गई। और युद्ध का पता चल रहा था कि वो बढ़ता ही जा रहा है हर जगह पे। यहाँ पे आज एक्सप्लोजन्स वो सब। तो हमने डिसाइड किया कि हम अब यूनिवर्सिटी का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने संडे को कह दिया था। तो हमने सोचा कि हम लोग खुद से निकलेंगे वहाँ से। तो हमने अपने वहाँ के जो एजेंट्स हैं जो हमारे पहचान के, उनसे हमने बात किया और फिर हमने बसेस अरेंज किया, और बसेस के थ्रू हम लोग बॉर्डर तक गए।
और फिर वहाँ बॉर्डर के बाद हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। बॉर्डर से जो बच्चे निकलते गए, वहाँ हमारे लिए बसेस खड़ी थी एम्बेसी के लिए। जो बच्चे आ पा रहे थे, जितनी फ़्लाइट्स थी उस दिन, हम लोग तो डायरेक्ट आ गए थे। उसके बाद जो बच्चे फ़्लाइट्स जिनके लिए उस दिन नहीं थी, उनके लिए कैंप्स अरेंज किए गए थे। फिर गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे कोई परेशानी नहीं थी, मतलब बॉर्डर तक निकलने तक उनका कुछ हाथ नहीं था उसमें। मतलब वो कुछ नहीं कर पा रहे थे बॉर्डर के उस साइड तक। पर बॉर्डर से जैसे ही हम लोग क्रॉस किए तो गवर्नमेंट ने हमारे लिए पूरी मतलब इंतज़ाम किया हुआ था। आप वतन वापसी में भारत आने के क्रम में जिन जिन लोगों से मिले, सबसे ज़्यादा आप किन्हें धन्यवाद देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले होंगे जो कि आपका बहुत ज़्यादा हेल्प किए होंगे, तो सबसे ज़्यादा आप किन्हें थैंकफुल होंगे, किन के लिए? इंडियन एम्बेसी, क्योंकि हमारे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था कि बॉर्डर हमने इतनी मुश्किल से क्रॉस किया। पहले तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो हम लोग पहले तो बॉर्डर के उस पर बहुत घबरा गए थे। पर जैसे ही हम लोग बॉर्डर के क्रॉस किए, बसेस अरेंज थी, हमें लगा कि पता नहीं अब हमें यहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा, पर बस डायरेक्ट हमें एयरपोर्ट लेके आई थी। तो थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी, लाइक बहुत हेल्प की है इंडियन एम्बेसी ने। एक और सवाल, स्थिति सामान्य होने के बाद क्या आप पुनः यूक्रेन जाना चाहेंगी? अगर स्थिति हर कंडीशन में सही हो जाए तो जाने में दिक्कत नहीं है, पर अभी स्थिति ऐसी है कि अगर ये थम भी जाए तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उस सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स भी हमें भेजना नहीं चाहेंगे यूक्रेन वापस। बहुत बहुत धन्यवाद काजू जी। ये थी काजू जी जो कि भारत से यूक्रेन अपनी एमबीबीएस की शिक्षा को प्राप्त करने के लिए गई हुई थी, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने इनके पढ़ाई को प्रभावित किया और आज वो पुनः अपने घर की ओर लौट चुके हैं। हमारे साथ इनके परिजन जुड़ चुके हैं। इनके पिताजी हैं जो कि सूबेदार हैं इंडियन आर्मी में। आइए इनसे जानते हैं कि जिस वक्त काजू जी वहाँ थी उस वक्त इनके दिल पर क्या बीत रहा था, क्योंकि एक पिता के लिए ये बहुत बड़ा सदमा कह सकते हैं। तो सर, आप पर उस समय क्या बीत रहा था? सबसे पहले तो मैं अपने मीडियाकर्मी भाइयों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे घर तक पहुंचे हैं। काफ़ी दिन लंबे समय से, मतलब 28 तारीख को तो हमारी बेटी यूक्रेन से काजू इंडिया आ गई थी। इंडिया आने के पर्पज़ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को धन्यवाद, और यहाँ तक पहुँच करके जो अपने मीडियाकर्मी भाई साहब सभी के बारे में हाल चाल, और यहाँ के डीएम वीडियो सभी को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमें वैसे पहले से ही पता था कि भारत सरकार ज़रूर कुछ न कुछ इंडिया के जितने भी बच्चे हैं उनके बारे में सोचेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जो भी इंडिया के परिवार की तरफ से जो विश्व लेवल में कोई कहीं भी रह रहा है उसके लिए भारत सरकार बेहिचक बिल्कुल आर्थिक प्रयास किया है, और वहाँ से वतन वापस लौटने के लिए सभी भारतीय वासियों के लिए जी जान लगा दिए थे। इसलिए हमें पूरा विश्वास था कि भारत सरकार एक मजबूत नीतियों के साथ खड़ा है, और वहाँ हमारे सभी बड़े मतलब कि जो एम्बेसी से लेके और विदेश मंत्रालय तक था वो सब जुड़े हुए थे। और वहाँ से लाने के लिए जब स्टार्ट हुआ तो बड़े अच्छे से सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके राज्य सरकार तक, वहाँ से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई। इसलिए मैं भारत सरकार, राज्य सरकार सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब रही बात आगे की एजुकेशन के मामले में, तो सरकार अभी तक जो निर्णय ले रहे हैं उसमें तो सुनने में आ रहा है कि कोई अच्छी न अच्छी खुशखबरी आएगी, और हमें उम्मीद है होनी भी चाहिए। इसलिए कि हमारी ही बेटी नहीं, पूरे भारत के लगभग 20,000 बच्चे और बच्चियाँ यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। एक और सवाल सर, चूँकि आप भी सेना में हैं, तो इन दोनों देशों को आप अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो भारत की कूटनीति ही ऐसा है कि सबके साथ मिलजुल कर एक आपसी बर्ताव करें, और दोनों देशों को शांति बहाल करने के लिए जितने भी विश्व लेवल में बड़े बड़े देश हैं उनके साथ बैठ के शांति की प्रस्ताव लाएं, और शांति स्थिरता ही सबसे बड़ी चीज़ है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं काजू जी की माताजी श्रीमती मिंटू देवी जी। जिस समय आपको युद्ध का पता चला कि युद्ध जारी होने वाला है या युद्ध जारी हो चुका है, उस वक्त एक माँ का ममता क्या चाह रहा था? यही चाह रहा था कि बच्चे किसी तरह आ जाए। हमारे साथ काजू जी की नानी जी जुड़ चुकी हैं जो कि यहीं बांका में रह रही थी, और जिस वक्त इन्हें पता चला
कि युद्ध की स्थिति हो चुकी है, इनकी बिटिया भारत से भी दूर, हज़ारों किलोमीटर दूर यूक्रेन में है, तो उस वक्त इनका क्या मनोदशा था, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मेरी नतनी जब यूक्रेन में थी, मुझको बहुत धक्का पड़ा कि कैसे मेरी नतनी आ जाए, और बहुत चिंता में डूबी रहती थी। हम बहुत चिंता थी कि मोदी जी बेचारा ला दिए मेरी नतनी को, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख सकते हैं, नानी जी सरकार को बहुत ज़्यादा धन्यवाद दे रही हैं, और जितने भी वहाँ पे अब भी अगर कुछ छात्र बच गए हैं तो उनके लिए लगातार ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि वो लोग भी अपने घर जल्दी आ जाएं और बिल्कुल सुरक्षित पहुंच जाएं, क्योंकि उनके परिवार का जो एक मनोदशा होता है वो बिल्कुल ये लोग भीतर से करीब से महसूस कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आगे और भी अपडेट्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे ENS मीडिया।